हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर पिगमेंट की और क्लोरोफिल की इनकी सभी स्ट्रक्चर करा दी थी। अब देखो, अब स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले है प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। ये टॉपिक थोड़ा सा आपके फिजिक्स से रिलेटेड है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो सनलाइट है, उस सनलाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। और ये जो तरंग है, ये इसमें अगर अपन इसकी वो देखें दोनों के बीच की, इसमें आपको डायग्राम दिख रही है ना, बहुत सारी रेज इसमें मैंने लिखी हुई है। तो इनको अगर अपन यूनिट देखें तो इसमें किस में होती है, लैम्डा में। वेवलेंथ जो है इसकी वो लैम्डा कहलाती है। फिर उसके बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर इसकी एनर्जी है तो वो उसकी वेवलेंथ से कैसी होगी, इन्वर्स। यानी कि अगर किसी की एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम है, ज़्यादा है, उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये एनर्जी के क्या चलेगा, अपोजिट चलेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में देखो, इतनी सारी चीज़ें मैंने दे रखी, इसमें गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, फिर इंफ्रारेड है, फिर रेडार है, फिर एफएम टीवी, ये सारी जो चीज़ें दे रखी ना, उसमें बीच में मैंने आपको दे रखा है। तो ये जो वेवलेंथ है जिसको लिखा हुआ है विजिबल लाइट, यही जो लाइट है इसी को जो है सनलाइट में ये फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। 400 to 700 कल मैंने आपको बताया था ना, पार। तो ये जो वेवलेंथ है इसे अपन क्या बोलते हैं, पार, और इसी में फोटोसिंथेसिस होता है। फिर उसके बाद में देखो, अगर अपन रेड देख रहे हैं तो रेड कलर वाली जो लाइट है उसमें लगभग ये मान लीजिए 700 के आसपास वेवलेंथ होगी। और अगर अपन मिनिमम देखते हैं तो जो पर्पल है, वो पर्पल में आपने को कितना मिलता है, 400 के आसपास। अब देखो, सबसे ज़्यादा अगर आप देख रहे हो तो इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, एक्स रेज हैं, ये 400 से कम है। और अगर अपन 700 से आगे जा रहे हैं तो ये है इंफ्रारेड है, रेडार है। तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो, इन सब में जितनी जो लाइट है, इस लाइट में एक स्पेशल पार्टिकल्स होते हैं, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, जिसे अपन क्या बोलते हैं, फोटोन। ठीक है। और इस फोटोन से जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, क्वांटम। ये ध्यान रखना, क्योंकि हालांकि फिजिक्स की चीज़ें हैं लेकिन फिर भी आप थोड़ा भूल जाते हो उनको। तो ये ध्यान रखना है कि जो लाइट है, उस लाइट में जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स को तो अपन क्या बोलते हैं, फोटोन। और इन फोटोन से जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, क्वांटम। और अपनी जो ये फोटोसिंथेसिस है, उस फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के रिडक्शन के लिए 8 फोटोन चाहिए। ये भी इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, कई बार पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल्स के लिए कितने फोटोन चाहिए। तो 8 फोटोन्स यहाँ पे चाहिए। अब यहाँ पे दो चीज़ और है, एक तो है क्वांटम नीड और एक है क्वांटम यील्ड। तो ये भी कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज़ क्वांटम नीड। तो यहाँ पे ये देखो कि जो फोटोन हमें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, मतलब जो नेसेसरी क्वांटिटी है, उसे तो हम बोलते हैं क्वांटम नीड। और जो हमारे पास में एनर्जी है, वो एनर्जी या फोटोन आप कह सकते हो, जितने फोटोन हमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करने में मिलते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, क्वांटम यील्ड। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में देखो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ब्लू और रेड, ये जो है इसमें सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। जबकि जो ग्रीन है, ग्रीन में क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर में किसी तरीके का
फोटोसिंथेसिस नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी एब्जॉर्ब नहीं होता, ये एक तरह से ब्लैक बॉडी यहाँ पर हो जाती है। तो ये अपना जो नेचर है, नेचर ऑफ लाइट, ये अपना बहुत अच्छी तरीके से, और ये डायग्राम आपके बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में है, तो इस डायग्राम को आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। अब देखो नेक्स्ट है इसमें मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसमें अब थोड़े से क्या टफ चीज़ें चालू हो रही है, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि अपन फेस टू फेस नहीं है, तो जो भी चीज़ मैं बोल रही हूँ उस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखो 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है प्रकाशीय अपघटन या फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब ये क्या होता है कि इसमें प्रकाशीय अपघटन है, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में वाटर जो है वो ब्रेक होगा, और ब्रेक होके क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, हाइड्रोजन आयंस बनेंगे और इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन बन गए, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो एनर्जी है एटीपी और NADPH उस और हाइड्रोजन आयन, उसके रूप में यहाँ पे क्या होगा, इसको एनर्जी को जो है एक तरह से कंजर्व किया जाएगा। तो दूसरी पॉइंट हो गई। तीसरा क्या हो गया कि इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि ये कौन सी प्रोसेस है, रिडॉक्स, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस प्रोसेस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। तो इस तरीके से ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे करके चलनी है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितनी मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म को 2 जो है उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कल मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था कि जो हिल हैं उन्होंने दी थी, और जो डार्क रिएक्शन है वो किसने दी थी, ब्लैकमैन ने। अब जो लाइट रिएक्शन है, उस लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि सन की जो लाइट है उसकी प्रेजेंस में केवल क्या करते हैं, एक पावर जो है कलेक्ट की जाती है, और उस पावर को बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। और ये कौन करता है, ये क्लोरोफिल में जो ग्रेना पार्ट है उस पार्ट में सारी चीज़ें इकट्ठी की जाती है। और जो डार्क रिएक्शन है, या जैसे अपन ब्लैकमैन कह रहे हैं, वो क्या करते हैं, जो रात में, क्योंकि उस समय सनलाइट नहीं होती है, तो उस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में चेंज होती है, यानी यहाँ पे उसका रिडक्शन हो रहा है। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, स्ट्रोमा में। तो ये आपको याद रखना है कि दिन के टाइम में या लाइट रिएक्शन में जो भी प्रोसेस हो रहा है वो ग्रेना में होगा, और जो रात में डार्क रिएक्शन है वो किस में होगी, स्ट्रोमा में। फिर यहाँ पे देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो दिन के टाइम हो रही है उसमें तो अपने पास में लाइट है ही, तो एक तरीके का एक्टिवेटर हो गया। तो उस समय जो कहना चाहिए ताप गुणांक जिसे बोलते हैं Q10, तो ये Q10 एक ही होता है। जबकि अगर रात में आप देखोगे तो उसमें सारी प्रोसेस किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। तो वहाँ पे Q10 कितना हो जाता है, 2 या 3। तो ये आपको एक बहुत अच्छा डिफरेंस जो है करना है। अब देखो अपन स्टार्ट कर रहे हैं लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पॉइंट्स में आपको दी हुई है। सबसे पहले जो अभी आपको बताई थी कि फोटोलिसिस। अब फोटोलिसिस में क्या है कि यहाँ पे देखो एक डायग्राम मैं आपको दे रही हूँ। अब देखो लाइट रिएक्शन है, और ये लाइट रिएक्शन सबसे पहले हिल ने दी थी, इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसमें देखो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपके बुक में, और वो सब इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला कौन सा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल, प्रकाश का अवशोषण एवं पर्णहरित के अणु का उत्तेजित होना। तो यहाँ पे एक आपको डायग्राम में दे रही हूँ। इसमें देखो कैसे फोटोन एंटर कर रहा है और इससे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और रिलीज़ होने के बाद में ये क्लोरोफिल को एक्साइट कर रही है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो यही प्रोसेस है। आपके बुक में भी यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है कि नॉर्मल आपके पास में क्लोरोफिल है, और वो जब फोटोन से
जुड़ता है या उससे ज्वाइन करता है तो वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा एक्साइट हो जाता है, तो एक्टिव आप उसको कह सकते हो। अब यहाँ पे देखो, जो वही चीज़ वापस मैं आपको बता रही हूँ, फोटोलिसिस, यानी कि वाटर जो है वो यहाँ पे ब्रेक होगा और जो इक्वेशन दे रखी है 2H2O, और यहाँ पे जो कैटेलिस्ट हैं वो क्या है, मैग्नीज है और क्लोराइड आयन, और उसके बाद में जो है 4H+4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो है ये इक्वेशन है जिसमें फोटोलिसिस हो रहा है वाटर का। फोटोलिसिस मतलब होता है कि सनलाइट से जब अपघटन होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस। अब यहाँ पे देखो कि इस इक्वेशन से ही आपको पता लग रहा है कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए। अब देखो इसका जो थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन अब जो है NADPH और हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करेंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन। अब इसमें जो है ये मान कर चलो कि हमें 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, किसके, वाटर के, जिससे 4 हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे, और ये सारे के सारे जितने भी आयंस हैं ये इन आयन से कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। जैसे अपन पे वहाँ एनर्जी में देखा तो 8 फोटोन चाहिए थे। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए अपने को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी चाहिए। तो ये यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। फिर उसके बाद में है फोटोफॉस्फोरिलेशन, यानी प्रकाशीय फॉस्फोरीकरण। अब इस क्रिया में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें निकल रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन का मेन फंक्शन क्या है कि जितनी चीज़ें इसके इस रिएक्शन में आएगी वो सारी रिएक्शन में आने वाले जो कंपाउंड्स हैं या सब्सटेंस हैं उनको ये क्या करेगा, एक्टिव करेगा। और एक्टिव करने के में इसमें ATP का सिंथेसिस भी होगा, जो एनर्जी अपने पास में बाद में काम में आएगी। अब देखो नेक्स्ट है रेड ड्रॉप, इमर्सन इफेक्ट एंड 2 पिगमेंट सिस्टम। रेड ड्रॉप जो है ये लाल पतन जिसे बोलते हैं, ये इमर्सन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था 1957 में। उनने क्या कहा था कि यदि हम किसी प्लांट को जो है रेड कलर वाला, ये मान के चलो जो हाई वेवलेंथ वाला है, उस लाइट को अगर हम लगातार देते रहें किसी प्लांट को, तो उसकी फोटोसिंथेसिस रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम होने से जैसे इधर आप डायग्राम में भी देख रहे हो कि बिल्कुल नीचे आ गई, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप, यानी कि रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस का कम होना। तो ये है। अब इसमें देखो इन्हीं इमर्सन ने, अगर आपसे रेड ड्रॉप पूछा जाता है तो आप सिर्फ ये लिखोगे कि रेड लाइट में जो है फोटोसिंथेसिस कम होना। और अगर इमर्सन इफ़ेक्ट आता है तो इमर्सन इफ़ेक्ट में इन्होंने यही चीज़ एक एक्सपेरिमेंट में करी। इन्होंने क्या करा कि जो वेवलेंथ थे उसको वो चेंज करते रहे, पहले लो वेवलेंथ दी, फिर हाई दी, फिर लो दी, फिर हाई दी। तो उस समय इनने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो नॉर्मल से भी ज़्यादा हुई। तो ये जो है ये कहलाता है आपका इमर्सन इफ़ेक्ट, कि जब अगर आप इसमें वेरिएशन करते हैं लाइट में तो वेवलेंथ ये फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस एक ही, और स्पेशली अगर आप रेड लाइट देते हो, तो उस समय जो है फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखो एक और मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ कि इसमें देखो 680 जो रेड दिया, उस रेड में अगर आप देखते हो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फिर उसके बाद में सेकंड इन्होंने करा 700 फार राइट, मतलब उससे भी आगे वाली, तो उस समय बिल्कुल कम हो गई। और जब उन्होंने दोनों को मिक्स करके दिया, ऑल्टरनेट करके, तो उस समय सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हुआ। तो ये कहलाता है इमर्सन इफ़ेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेड ड्रॉप
700 वाला है, जबकि अगर आप तीनों का कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो ग्रीन भी है, रेड भी है और पर्पल भी है। तो यहाँ पे जब इन्होंने मिक्स करके दिया है तो उस समय जो है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ। तो यही आपके इसमें काम में आएगा। अब देखो इसमें अगर अपन ये जो लाइट रिएक्शन है, इस लाइट रिएक्शन में देखते हैं तो अपने पास में दो सिस्टम है, PS फर्स्ट और PS सेकंड। अब क्योंकि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है इसलिए आपको अलग अलग टॉपिक में करना पड़ेगा। ये तो अभी जो अपन ने टॉपिक्स पढ़े हैं ये तो सारा इसका कंबाइंड है, लेकिन अब अगर अपन लाइट रिएक्शन देखते हैं तो अपन ने इसको दो सिस्टम में डिवाइड किया हुआ है, PS फर्स्ट और PS सेकंड। और ये अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दे रखा है। उस डायग्राम में आप देखो कि फोटोन आ रहा है और फोटोन जो है अपने पास में जितने क्लोरोफिल हैं उन क्लोरोफिल में जो है सेंटर जो है इसका रिएक्शन सेंटर वहाँ पे आ रहा है, और आने के बाद में वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन निकल के इस क्लोरोफिल को एक्टिव करता है। कल मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल ए भी है, कैरोटीनॉइड्स भी है, बी भी है। तो ये इस तरीके से क्वांटासोम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और वही मॉलिक्यूल जो है फोटोन को पहले एब्जॉर्व करते हैं और एब्जॉर्व करने के बाद में वहाँ पर उससे लाइट बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे देखो जो PS फर्स्ट है, उस PS फर्स्ट को हालांकि बहुत सारे इसमें दे रखे हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि 700 अगर आप PS फर्स्ट लिखते हो तो P700 करोगे। हालांकि इसमें क्लोरोफिल आपको क्लोरोफिल 660 भी है, 670 भी है, 680 भी है, 690 भी है, 700 भी है, लेकिन हम इसे कंबाइंड क्या मानते हैं, PS 700। और इसमें अपने क्या होता है कि अगर अपन PS सेकंड की बात करते हैं तो वहाँ अपन केवल किसको लेते हैं, 680 को। अब जो PS फर्स्ट है, उस PS फर्स्ट में अपने पास में साइक्लिक या चक्रीय क्रिया होगी और उस चक्रीय क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन वापस से इसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, चाहे PS फर्स्ट हो चाहे आप उसको दूसरी तरीके से कह सकते हो साइक्लिक रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे जो PS फर्स्ट है उसी में मैं एक रिएक्शन आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले जो फोटोन है वो फोटोन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो सबसे पहले प्राइमरी एक्सेप्टर। अब यहाँ पे आपके बुक में FES दे रखा है, बाकी आप इसको नॉर्मली क्या कर सकते हो, पहला जो है प्राइमरी एक्सेप्टर और ये जो है उसके बाद में ये फेरिडॉक्सिन को देगा, फिर फेरिडॉक्सिन के बाद में ये प्लास्टोक्विनिन को जाएगा, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आएगा, फिर प्लास्टोसाइनिन आएगा और इस तरीके से एक साइकिल चलेगा जिसमें वहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वहीं पर एंटर कर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम दूसरा नाम और भी दे सकते हैं, साइक्लिक रिएक्शन। और इसमें केवल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। इसलिए जब अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे तब उसमें यही प्रोसेस आप देखोगे कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है एक से दूसरे में जाता है और उसको एक्टिव करके आगे निकल जाता है। और इन जो प्रोसेस है इन प्रोसेस में बहुत सारे एक्टिवेटर या कैटलिस्ट भी काम में आते हैं, जैसे मैग्नीज है और आपका क्लोराइड आयन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एज ए एक्टिवेटर यहाँ पे काम आती है। तो इस तरीके से जो है पूरी साइक्लिक रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है PS फर्स्ट में। अब देखो सेकंड है, PS सेकंड कह दो उसको या नॉन साइक्लिक कह दो, इसका एक नाम और भी है जेड स्कीम। तो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दे रखा है उसमें ये प्रोसेस, हालांकि पहले अपन ने साइक्लिक पढ़ ली तो फोटो सिस्टम फर्स्ट पढ़ लिया, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होती है, ये स्टार्ट होती है फोटो सिस्टम सेकंड से। और यहाँ पे जो क्लोरोफिल यूज़ होता है वो क्लोरोफिल कौन सा यूज़ हो रहा है, 680 वाला। तो 680 वाला क्लोरोफिल है, उसमें पहले फोटोन आता है, फोटोन आने के बाद में ये पहले इलेक्ट्रॉन इससे निकलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में, फिर उसके बाद में
जैसे अगर यहाँ पे आपका नाम दे भी रखा है, ये आपके किस में जाएगा, फियोफाइसिन में। फिर उसके बाद में किस में जाएगा, प्लास्टोक्विनिन में, फिर साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और फिर प्लास्टोसाइनिन। और उसके बाद यहाँ नहीं एंटर करके ये कहाँ एंटर कर रहा है, फोटोसिस्टम फर्स्ट में। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि नॉन साइक्लिक है, जबकि साइक्लिक में क्या था, पूरा का पूरा जो है वापस से वहीं पे एंटर कर रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो पहले फर्स्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सेकंड में ये चेंज होता जा रहा है, यहाँ पे एटीपी भी सिंथेसिस हो रहा है, और थर्ड में ये वापस से किस में घुस रहा है, फोटोसिस्टम फर्स्ट में। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक। या फिर आप इसका एक नाम और भी है, जेड स्कीम। ठीक है, अब हालांकि ये नॉन साइक्लिक की ही रिएक्शन है, लेकिन इसको जेड स्कीम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है, वो पाथ कैसे बन रहा है, जैसे अपने अल्फ़ाबेट का जेड होता है, इसलिए इसको अपन जेड स्कीम भी कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग आप PS सेकंड से करोगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर किस में जाएगा, PS फर्स्ट में, फिर वहाँ से एक्टिव होके दूसरी लाइन में जाएगा। तो एक जेड यहाँ पे पाथ बन रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, जेड स्कीम। फिर उसके बाद में डिफरेंसेस हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में, तो अब वो आप बुक से इसमें देख लेना। बाकी आज आपकी लाइट रिएक्शन मैंने कंप्लीट करा दी है, और कल अपन इसके डार्क रिएक्शन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।